बच्चों स्वागत है आपका। तो मैं आपको याद करा रहा हूँ एनसीईआरटी फिजिक्स, एनसीईआरटी की सीरीज़ जो नीट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। बेसिकली मैं आपको याद कराऊंगा फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स, रिलेशन, क्या रिलेशन होता है वेलोसिटी का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के साथ। अचानक से आपसे पूछ लेते हैं तो आप जोड़ नहीं पाते। न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ये होती है कि आप ऐड नहीं कर पाते कि टेम्परेचर को मैं प्रेशर के संग कैसे जोड़ूँ, टेम्परेचर को मैं वोल्टेज मेन कांस्टेंट के साथ कैसे जोड़ूँ, कहाँ से क्या बनता है, ये सारी चीज़ें। तो मैं लगातार बार बार आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा और ये पॉइंट रिपीट होंगे तो आपको याद भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू के साथ। पहला एमसीक्यू आई हो आप देख पा रहे होंगे तो आप आराम से आंसर दे ही पाएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों को पता होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, ये कौन से चैप्टर से है और ये कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक गैसेस। बच्चों आपको ना गैसेस चैप्टर 12 है ये, क्लास 11th का, ठीक है। इसका नाम है एटॉमिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 13 है सॉरी, एटॉमिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पहले इसमें देख लेते हैं ट्राई एटॉमिक मतलब मोनो होती है, एक मोनो एटॉमिक होती है, एक होती है डाई एटॉमिक और एक होती है ट्राई एटॉमिक। इसके अलावा हम कह सकते हैं एक होती है पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक गैसेस। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि एक कंटेनर ले लिया मैंने, उस कंटेनर में गैस को बंद कर दिया। गैस मॉलिक्यूल है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस खुद ही कहता है कि सारे मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन करते रहते हैं, काफ़ी डिस्टेंस पर रहते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोशन बढ़ेगा। टेम्परेचर बच्चे जानते हैं मेरे, टेम्परेचर है हीट, हीट बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी कौन सी? काइनेटिक। इसमें गैसेस में तीन होती हैं, एक होती है ट्रांसलेशन मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन और एक होता है आपका वाइब्रेशनल मोशन, जब वो फिक्स ना हो तब। तो यहाँ पर एनर्जी बढ़ेगी काइनेटिक, बिल्कुल बढ़ेगी। तो इन्होंने बोला है कि आप जो बता दो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम वो है कि किसी एक मॉलिक्यूल को अगर एनर्जी मिलती है तो वो किस तरह भागता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। तो जहाँ जहाँ वो जा सकता है उसको डिफाइन करना, तो ऑल कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करना, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनो एटॉमिक गैसेस की होती है 3, क्योंकि एक अकेला एटम कहीं भी जा सकता है। डाई एटॉमिक गैसेस की होती है 5। क्यों सर? देखो डायटोमिक गैसेस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल है और एक ही रहा। जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, है ना, N2। ये 2 मतलब डायटोमिक है, दो एटम है इनके अंदर। तो ये वाला एटम या तो ये एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा और जेड में जाएगा। तो 3 तो पक्का है, ट्रांसलेशनल मोशन 3 है। उसके बाद ये रोटेट करेगा वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये है कहाँ पर? एक्स पर। तो मैं कह दूंगा कि 3 डिग्री 3 ट्रांसलेशन वो और 2 मोशन वो रोटेशन के, तो टोटल हो गए 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब समझ गए कि यार डिग्री फ्रीडम होता क्या है कि एक पार्टिकल को एनर्जी दी, उसके बाद वो कहाँ कहाँ कौन से डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ऑल पॉसिबल जो डायरेक्शन है उसके, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ से दो वर्ड मिलेंगे, ब्राउनियन मोशन और आपको मिलेगा मीन फ्री पाथ, उसके बारे में बात करेंगे। ट्राई एटॉमिक वाले केस में, ट्राई एटॉमिक में मतलब मैं 3 ले लेता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ H2O तो 3 हो गए। तो मैंने अगर ये ऐसा कॉम्बिनेशन लिया तो ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर, लीनियर नहीं है। तो इसमें अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूँ तो फाइनल फार्मूला होता है 3K-N। ये एक फार्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, सिंबल होता है F। तो अब K क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ जो एटम है वो है 3, तो 3। और N क्या है? N है उनके बीच का रिलेशन, तो 1 2 और 3, 3 ही रिलेशन है, तो आ गया 6। तो 6 हो गया नॉन लीनियर के लिए। आ गया समझ में? आपको समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही मैं आपको याद कराता रहूँगा। आगे बढ़ूँ मैं, आगे बढ़ूँ, आगे। हाँ, अब लीनियर के लिए सर, लीनियर के लिए चलो यहाँ कर लेते हैं। 1 2 और 3 कितने एटम हैं? यहाँ पर एटम है 3, तो 3K-N। तो 3 और ये 3 ये रहा, और माइनस का सर N, दो रिलेशन है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो आंसर आएगा 7। तो जब लीनियर हो तब होता है 7। पॉली एटॉमिक में डिपेंड करता है कि कितने हैं। तो पॉली एटॉमिक में नंबर ऑफ एटम्स और उनके रिलेशन पर डिपेंड करता है कि उनकी डिग्री फ्रीडम क्या होगी। आ गया समझ में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब? चलिए आपको मैं छोटा सा और याद करवा देता हूँ। एक करवाता हूँ ब्राउनियन मोशन और एक करवाता हूँ आपको मैं कि क्या होता है फ्री मीन पाथ, है ना।
तो गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, गैसेस के बड़े फेमस लॉ है 3 लॉ, वो भी बताइए सर, वो भी बता देता हूँ। उसके बाद पार्शियल प्रेशर लॉ बता देता हूँ। तो ये आपको 5 पॉइंट आप आराम से लेके जाएंगे। यानी आपने अगर मेरे बनाए हुए 10 वीडियो भी देख लिए तो डेफिनेटली 10 वीडियोस में आप कम से कम 50 पॉइंट्स का अपना इजाफा ज़रूर करोगे। और अगर पहले से भी याद होंगे तो आपके 50 पॉइंट बड़े आसानी से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले आप बताइए डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उन्होंने कहा कि दीवार पर जिस कंटेनर में गैसेस रखी जाएंगी उस पर प्रेशर लगेगा। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए P1, P2 और P3 से आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर 3 चीज़ें होती हैं। तो 3 में से 2 लेकर लॉ बनाया गया है। इसमें कांस्टेंट होता है टेम्परेचर, इसे कहते हैं बॉयल्स लॉ। अगर प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उसे कहते हैं गे-लुसाक्स लॉ। और नंबर 4, अगर प्रेशर कह दूँ या वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है और प्रेशर कांस्टेंट है तो उसे कहेंगे चार्ल्स लॉ। क्लियर है। इसके अलावा बड़ा फेमस फार्मूला है हमारे पास PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। तो अगर आपको कंपैरिजन करने को आए तो अलग अलग न्यूमेरिकल्स में अलग अलग कंपैरिजन करने को भी आ जाता है। तो ये रहे आपके 5 पॉइंट। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर। आपको ब्राउनियन मोशन बताना था मुझे और फ्री मीन पाथ। तो ब्राउनियन मोशन वो मोशन होता है कि ऑब्जेक्ट या फिर ये जो पार्टिकल होते हैं टकराने के बाद कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे नहीं पता। ये बिल्कुल ऐसा है रेडियो एक्टिविटी ऐसा कि मतलब कब तक कोई भी पार्टिकल अपने अंदर से डिके होता रहेगा ये नहीं पता, है ना। कितना होता रहेगा ये पता होता है, पर कब तक होता रहेगा डिके ये नहीं पता। लॉ ऑफ चांस कहते हैं उसके लिए। ऐसे ही यहाँ पर ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब एक कंटेनर के अंदर अगर मॉलिक्यूल टकराता है तो वो कहाँ जाएगा नहीं पता, कौन से डायरेक्शन में जाएगा नहीं पता। उसके इस जिगजैग मोशन को ब्राउनियन ने पहचाना, इसलिए उसे हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। 1827 में उन्होंने पता किया था। फिर मेन फ्री पाथ, आपको पता है मेन फ्री पाथ जैसे चैप्टर 3 है क्लास 12 का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो बात करते हैं मेन फ्री पाथ। ऐसे ही कुछ ये है, मतलब एक कंटेनर है बड़ा सा, उसमें अगर गैसेस मूव कर रही हैं तो गैस का मॉलिक्यूल मूव करेंगे, टकराएंगे, जाएंगे, आएंगे, तो बीच का जो डिस्टेंस है वो उसे कहते हैं मीन फ्री पाथ बिटवीन टू कोलिजन। मतलब जाएगा टकराएगा और टकराएगा तो कोलिजन होगा, फिर टकराएगा, तो जो बीच का जो डिस्टेंस है वो है मीन फ्री पाथ। एवरेज होता है √πd²n। ये होता है फॉर्मूला मीन फ्री पाथ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये क्लास 12 का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि मेटलिक कंडक्टर है, ठीक है, हमने कंडक्टर ले लिया, नॉन यूनिफॉर्म एरिया है उसका, ठीक है, और कांस्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, हमें अब देखते हैं आगे। द क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। एक कंडक्टर है, कंडक्टर ले लिया हमने, एक वायर ले लिया सिलेंड्रिकल फॉर्म में, उसमें हमने नॉन यूनिफॉर्म उसका एरिया है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो उन्होंने बोला है कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। आंसर है करंट, क्योंकि करंट डिपेंड करेगा पोटेंशियल के डिफरेंस पे, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम उसको फ्लो होना ही होना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Vd। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन हैं जो यहाँ से यहाँ भागते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, जैसे ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है पॉजिटिव की तरफ भागते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भागते हैं। फॉर्मूला होता है E/τ/m। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा रहे हो वो इलेक्ट्रॉन पर पड़ने वाले मास फॉर्मूले के बराबर है, यानी ma और F=QE। Q मतलब एक चार्ज, E मतलब फॉर्मूला, मास, ये मास आ गया नीचे, और ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये टाइम मतलब टाउ, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द कोलिजन, क्योंकि लगातार कोलिजन होगा। जैसे मैं आपको दोबारा बताता हूँ डायग्राम बना के। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, आप ये समझ ले लिए कि 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होती तब उनकी स्पीड होती है 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया, उनकी स्पीड होती है 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे याद करना है आपको,
आगे समझ में? तो आप टाउ का मल्टीप्लाई कराओगे तो यही फार्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। करंट डेंसिटी का जानते हैं फार्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू जे अपॉन ए, जे इक्वल टू आई अपॉन ए, मतलब करंट पर यूनिट एरिया, उसे बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसको मैं एक काम करता हूँ और बता देता हूँ अच्छे से। करंट डेंसिटी मतलब होता है जे इक्वल टू आई अपॉन ए। क्लियर है? ऐसे ही करंट डेंसिटी से आपको मिलता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का उल्टा। ऐसे ही मिलता है आपको ये कंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस, ये कंडक्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है। क्लियर है? और यहाँ से आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट में बता दूंगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपके लिए कि रजिस्टिविटी, ये स्पेसिफिक रजिस्ट्री कहूँ, कॉपर की बढ़ती है कब? ये चारों ऑप्शन है, आप अपना आंसर बता दो। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक केस है कंडक्टर का और एक केस है आपका सेमीकंडक्टर का। ये आपसे लगातार पूछते हैं कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो आप ये समझ लीजिए कि कंडक्टर वो है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। सेमीकंडक्टर वो है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है। तो मेरा बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रॉन फ्री है तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। आप सोचो कि पहले से ही है और आपने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन और भेज दिए। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उनको एनर्जी मिली, एनर्जी मिलेगी तो कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्योंकि कोलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का शुद्ध मतलब होता है रोकना, और कोलिजन रोकेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं थे लेकिन अब फ्री हो गए। तो फ्री हो गए तो रेजिस्टेंस है ही नहीं वहाँ, पहले से कुछ था ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो रेजिस्टेंस कम और करंट ज़्यादा फ्लो होगा। आ गया समझ में आपको रिलेशन? ऐसे करके आप नोट्स बनाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ मेरे साथ, तो आपको बहुत अच्छा याद होगा। तो यहाँ पर रजिस्टिविटी बढ़ती है कंडक्टर में, क्योंकि कॉपर एक कंडक्टर है टेम्परेचर बढ़ाने पर। लेकिन सेम सेमी कंडक्टर में अगर आप रजिस्टिविटी बढ़ाओगे तो आपका रजिस्टिविटी कम होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। इसको अगर सही तरीके से लिखना चाहते हो तो मैं इसको एक बार सही तरीके से और लिख देता हूँ, इरेज करके। आप प्रपोर्शनल और इन्वर्सली प्रपोर्शनल वाले फॉर्म में लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सब्सक्राइब कर लेना चैनल, लगे याद हो रहा है तो आप मुझे थैंक यू भी बोल सकते हैं। चलिए, सबसे पहले ये रहा, ये मैं रजिस्ट्री ले लेता हूँ। रजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, ये, और रजिस्टिविटी घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। ये सिंबल आपको समझ में आ जाएंगे। ये है आपका सेमीकंडक्टर का केस और ये है आपका कंडक्टर का केस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ है इसके अंदर? अच्छा, और कुछ है, एक चीज़ है, जैसे ये कहते हैं कि लेंथ बढ़ाने पर, एरिया बढ़ाने पर, तो ये फार्मूला होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये एल है लेंथ, तो अगर मैं इसको कर दूं उल्टा तो आर ए अपॉन एल, ये बराबर रजिस्टिविटी। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसा है, रजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट यहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा ओम मीटर। ये कैसे आया आप बताना, और यहाँ से आप रजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला भी सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको 4 फार्मूले अगर आप चाहते हो तो मैं याद करा देता हूँ आपको, रजिस्टिविटी से रिलेटेड और डायमेंशनल फार्मूले से रिलेटेड। मतलब मैंने अगर ये चैप्टर 3 का है क्लास 12th की, इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ से एक बड़ा फेमस है रिलेशन जो आपसे किसी न किसी बहाने पूछ ही लिया जाएगा। आई इक्वल टू ए एन ई वी डी। ए है एरिया, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है इलेक्ट्रॉन और वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक है दूसरा रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर, वो है ई टाउ वाई एम। मतलब मैं आपको इसको ड्राइव करके अभी बता चुका हूँ। तीसरा नंबर है आपका कि मोबिलिटी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। कितने इलेक्ट्रॉन या 4 होल कितने मूव कर सकते हैं। चौथा याद करूँ तो ई से याद आ रहा है, ई इक्वल टू वी वाई डी, यानी कोई भी पॉजिटिव चार्ज कितने दूर तक अपनी ताकत दिखा सकता है, पोटेंशियल दिखा सकता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल भी घटेगा, इसे मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कहता हूँ। तो आपको ऐसे जो ग्रेडियंट वाले वर्ड है ना, ये बहुत मिलने वाले हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, विस्कोसिटी ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट, एक्सीलरेशन ग्रेडियंट। ठीक है, जैसे जैसे
हमारे साथ आप बने रहोगे, जैसे जैसे मैं आपको याद कराता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल वाली सीरीज़ चल रही है, वो बोरिंग हो जाती है, उसमें भी मैं कई सारा आपको याद करा रहा हूँ, तो आप अगर हो तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ कंसिक्वेंसेस, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फैराडे भैया के दो लॉ थे। पहला लॉ था कि जितना ज़्यादा फ्लक्स रहेगा, जब तक फ्लक्स रहेगा तब तक ईएमएफ रहेगा, तेरा साया साथ रहेगा वाला बात है। और जितना फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ बढ़ेगा, ये उन्होंने बोला था। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब जो चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके जाता है, वो होता है ईएमएफ। और चार्ज अपने आप आते हैं हाई से लो, ये मेरे बच्चों को पता है। तो बेसिकली ये है एनर्जी पे डिपेंड। फैराडे लॉ से याद आता है किरचॉफ के लॉ, केसीएल और केवीएल। अच्छा, ये फैराडे लॉ कहाँ से है? ये है चैप्टर 6 से, क्लास 12 के। तो हम इसको कैसे सीखेंगे और जोड़ के बताता हूँ। केसीएल जो चैप्टर 3 से आ रहा है, तो केसीएल चार्ज पे बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको मैं चार्ज ना लिख के इसको मैं क्यू लिख रहा हूँ। और केवीएल एनर्जी पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फैराडे के दोनों लॉ हो गए। अब फैराडे के साथ अगर हम सीखें तो हमने क्या सीखा? फैराडे जी ने कहा था कि फ्लक्स, फ्लक्स मतलब होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, उसे कहते हैं एनबीए। एक है एरिया जिसका मुंह ऊपर की तरफ है, मुंह मतलब उसका थोबड़ा है ना, ऊपर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे आ रही हैं और ऐसे निकल रही हैं। क्लियर? तो ऐसे समझो आप, ऐसे आ रही हैं ऐसे निकल रही हैं, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इसके बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। इसलिए बार बार ये कॉस 0 डिग्री, सॉरी, एन बी ए कॉस फाई। सर ये 0 डिग्री कैसे हुआ? देखो, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड ए, और कॉस फाई होता है कॉस 0, क्योंकि एरिया भी ऊपर की तरफ मुँह करे हुए, मैग्नेटिक फील्ड भी जा रही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। याद हो गया आपको? बाकी भी याद कराऊंगा, वीडियो देखते जाओ और साथ में बने रहो। अच्छा लगे कि लग रहा है कि कुछ ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ये है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये है हमारे कहाँ से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चैप्टर 11, क्लास 12 का है ये, चैप्टर 11। ऐसे करके मिक्स करके अलग अलग चैप्टर से उठा के आपके डेटा को मजबूत करना है मुझे, और कुछ नहीं। तो ये बोल रहा है कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग आप बताओ काइनेटिक एनर्जी कब इजेक्ट करेगा फोटो इलेक्ट्रॉन, और फ्रिक्वेंसी का जो रिलेशन है वो बता दो। तो भाई इसमें जो आंसर है वो मैं लगाना चाहता हूँ ये वाला। ये कहना क्या चाहता है, गौर से देखो कि पहले फ्रिक्वेंसी 0 रही, 0 रही, और फिर बढ़ना शुरू करती है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले 0 रही, 0 रही, फिर बढ़ना शुरू करती है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ फ्रिक्वेंसी तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ी? 0 फ्रिक्वेंसी पे। जबकि ऐसा हो नहीं सकता। फ्रिक्वेंसी मतलब होता है कि आप एक दिन में घर से मार्केट के कितने चक्कर लगाते हैं। आपने कहा मैं 100 चक्कर लगाता हूँ पर यूनिट डे, तो मैं कहूँगा 100 हर्ट्ज आपकी फ्रिक्वेंसी है। और गौर से देखना, अगर कोई 1000 चक्कर लगाता है तो 1000 फ्रिक्वेंसी इन अ डे उसकी है। तो एनर्जी किसके पास ज़्यादा रहेगी? जो ज़्यादा चक्कर लगाएगा। तो 0 फ्रिक्वेंसी पर एनर्जी आपकी हाई हो, ऐसा हो नहीं सकता। फ्रिक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जा रही है फ्रिक्वेंसी के साथ साथ। ये एक तरीके से यूनिफॉर्म रिलेशन कह सकते हैं। ये जो आंसर है वो ये क्या कहना चाहता है? ये ग्राफ ये कहना चाहता है कि एक मेटल सरफेस ले लिया आपने। क्या ले लिया? एक मेटल सरफेस ले लिया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे अंदर है, जैसे जैसे उसके ऊपर फोटोन आएगा, अगर फोटोन की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को आउट कर देगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली ऐसे होता है कि जो एनर्जी मिली है हमें फोटोन से, वो बराबर वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन के बाद फिर अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। क्या है सर ये? मतलब ये है कि जो एनर्जी फोटोन की है वो पहले मेटल से तोड़ेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन तोड़ने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन को दौड़ाएगा। शुद्ध भाषा में कहें कि 1000 है फोटोन, जो फोटोन पड़ रहा है ना ऊपर से, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, उसकी एनर्जी।
और उसने क्या किया 70 जूल उसको तोड़ने में कर दिया, कि इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने में कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रिलेशन होता है, ये मेरे बच्चे को पता है। और बाकी 30 की वो हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए फ्रिक्वेंसी जो यूज़ की है यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद भी फ्रिक्वेंसी नहीं बढ़ी, तो उसका कारण ये था कि फ्रिक्वेंसी बढ़ने के बाद भी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी, तो उसका कारण ये था कि ये फाई जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन का मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, कितने एनर्जी में इलेक्ट्रॉन टूट सकता है वहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो और मैं आपको बताऊँगा। आ गया समझ में? कुछ फॉर्मूले और कुछ कंडीशन इसकी अच्छी हैं, वो लिख लेते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, इसमें जगह अगर होगी तो मैं लिखवाऊँगा आपको। हाँ, पहली कंडीशन है कि सर फ्रिक्वेंसी क्या होती है ये बता दीजिए। ठीक है, प्लांक ने कहा था कि जो भी फोटोन चल रहे हैं लाइट के अंदर, उनका जो एनर्जी है E=h है। न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी। इसके बाद दूसरा जो हमारे बोर साहब ने ये कहा था, बोर मॉडल ने, कि जो भी इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन को रोक देते हैं, अभी इसी पे आ जाते हैं, ये नंबर 1। दूसरा जो फाई है, फाई जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स, उसने कहा कि हमारा खुद का भी फोर्स है। तो आप वो एनर्जी है ना, मतलब इन्होंने कहा कि हमारे बीच की जो एनर्जी है, जो उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी तो ये हम टूटेंगे। इन्होंने कहा हमारे बीच की 70 है तो 71 लेके आओ। तो जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी टू कम आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv², और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका जो मेन है एसआई यूनिट वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी का। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को आपने आउट करवाया एक पोटेंशियल डिफरेंस के जनरेशन पे, उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे समझ लो कि 100 वोल्ट ये रहा और 100 वोल्ट ये रहा, तो एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से यहाँ ले गए तो उसमें जो एनर्जी खर्च हुई है वो हुई है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। चलो इसके बाद बनाऊंगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट करना, शेयर करना, तो आगे आने वाले जितने भी ये हैं ये MCQs इन सब पे आपको वीडियो मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।